Hello learners. In the last video we have discussed some important topics of first chapter of Indian economic development, that is India on the eve of independence. In this video also we are going to discuss some few important topics of the first chapter of Indian economic development. So let's start. Now we have demographic conditions, but before discussing the demographic condition of Indian economy, let's have a look on the demographic transitions theory. The demographic transition theory states that generally we have three stages which an economy passes through. If we talk about population, तो कोई भी economy तीन stages से गुजरती है generally, as this theory suggests. The first stage suggests that there are high birth rate as well as high death rate. See, at the first stage कोई भी इकोनॉमी इस वक्त फर्स्ट स्टेज पर डेवलप्ड नहीं है इतनी, सो वी कैन ऑल्सो से द फर्स्ट स्टेज इंडिकेट द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. देयरफॉर देयर आर हाई बर्थ रेट एज वेल एज हाई डेथ रेट. अब डेथ रेट हाई क्यों है? बिकॉज ऑफ पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़. जैसा कि हमने अभी कहा कि इकोनॉमी डेवलप नहीं है. जब इकोनॉमी डेवलप नहीं है तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उतनी डेवलप नहीं होंगी, क्योंकि पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इसीलिए लोग ज़्यादा मरते हैं, डेथ रेट ज़्यादा है. इफ़ वी सी ऑन द अदर हैंड द बर्थ रेट इज़ हाई. वाई? बिकॉज द पुअर पीपल आर इलिटरेट एंड अनअवेयर. लोग गरीब हैं, बेरोज़गार हैं, उसके साथ साथ ही पढ़े लिखे कम हैं, या हम कह सकते हैं कि अनपढ़ता ज़्यादा है. इलिटरेसी लेवल इज़ मोर इन द इकोनॉमी. उसकी वजह से द पीपल आर नॉट अवेयर इनफ अबाउट द प्रॉब्लम्स विच एन इकोनॉमी कुड फेस ड्यू टू हाई पॉपुलेशन. देयरफॉर देयर इज़ हाई birth rate also. So in the first stage we see high death rate as well as high birth rate in the economy. Now in the second stage economy development path पे आगे बढ़ना स्टार्ट होती है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना स्टार्ट होती है. देयरफॉर सेकेंड स्टेज पर इकोनॉमी को हम कहेंगे डेवलपिंग इकोनॉमी, क्योंकि अब वो डेवलप कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एंड स्लोली वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई. इसीलिए इन द सेकेंड स्टेज वी आर सीइंग लो डेथ रेट्स एंड हाई बर्थ रेट. अब डेथ रेट लो क्यों है? बिकॉज डेवलपमेंट होने की वजह से, जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट देखा जा रहा है इन द इकोनॉमी, उसकी वजह से हमारा जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी इम्प्रूव हो गई हैं. बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ द डेथ रेट इज़ लो एंड द बर्थ रेट इज स्टिल हाई. वाई? बिकॉज जो बर्थ रेट के फैक्टर्स थे विच आर इलिटरेसी एंड अनअवेयरनेस ऑफ द पीपल, दे आर स्टिल देयर इन द इकोनॉमी. अभी भी इकोनॉमी को उन चीज़ों के साथ अभी भी डील करना है, उन फैक्टर्स को अभी भी इम्प्रूव करना है. देयरफॉर बर्थ रेट इज हाई in the second stage. So in the second stage we see low death rate and high birth rate. Now if we talk about the third stage पे we can see low death rate and low birth rate as well. Why? Because अब डेवलपिंग पाथ पे चलते चलते इकोनॉमी डेवलप हो चुकी है, और वो फैक्टर्स जो कि हाई बर्थ रेट के लिए जिम्मेदार थे, अब उन फैक्टर्स के साथ भी इकोनॉमी में डील कर लिया है, और इकोनॉमी नाउ द इकोनॉमी इज डेवलप्ड. Therefore there is low death rate as well as the birth rate is also low. It indicates that लिटरेसी लेवल भी इम्प्रूव हो गया है, लोग अवेयर हो गए हैं. जो सुपरस्टिशियसनेस थी अमंग द पीपल, जो सुपरस्टिशियस बिलीव थे लोगों के, अब वो ख़त्म हो चुके हैं. लोग अवेयर हैं, लोग लिटरेट हैं. देयरफॉर बर्थ रेट हैज़ फॉलन एंड एज वेल एज मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई हैं. दे हैव इम्प्रूव्ड मच. देयरफॉर वी कैन सी वी हैव द लो डेथ रेट ऑल्सो. सो दीज आर द थ्री स्टेजेस ऑफ demographic transition theory which we have discussed so far. So at the first stage there is high death rate as well as high birth rate.
At the second stage, we have low death rate and high birth rate. In the third stage, we have low death rate as well as low birth rate. Now let's discuss the demographic conditions of Indian economy on the eve of independence. Let me tell you first that India collected its first census in 1881. And census operations are carried out every 10 years. Now, before 1921, 1921 से पहले, India was at the first stage of demographic transitions. अभी हमने डिस्कस किया demographic transitions theory की stages. तो 1921 से पहले इंडिया अपनी फर्स्ट स्टेज पर था, जिसका मतलब है टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ज़्यादा नहीं थी, ना ही ग्रोथ रेट ज़्यादा था. वाई? बिकॉज बर्थ रेट अगर हाई था तो डेथ रेट भी हाई था, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन रेट भी इतना नहीं था, उसका ग्रोथ भी इतना नहीं था. बिकॉज सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वो कुछ एनकरेजिंग नहीं थे, दे वर नॉट वेल एट दैट टाइम. सो द इकोनॉमी वॉज अंडर डेवलप्ड एंड द डेथ रेट एज वेल एज द बर्थ रेट वॉज लो. After 1921, India entered at the second stage of demographic transitions, जहाँ पर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुई. बट डेवलपमेंट के साथ साथ अब पॉपुलेशन भी बढ़ना स्टार्ट हुई. पहले तो फर्स्ट स्टेज पे पॉपुलेशन रेट लो था, बट व्हेन वी एंटर्ड इन द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस तो हमारा पॉपुलेशन रेट जो है वो भी ग्रो हुआ और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वो भी बढ़ा. बट इसके साथ साथ हमने जो फीचर्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अपने इंडियन इकोनॉमी के पढ़े हैं, उनसे हमें अभी तक जो जितना हमने डिस्कस किया है, सो वी कैन ऑल्सो ओनली कंक्लूड दैट द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज लो. नाउ व्हाट इज मोर्टेलिटी रेट? Mortality rate is the life expectancy of a infant. Mortality rate means the death rate of children below the age of 1 year. मतलब 1 साल तक कितने बच्चों की अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ ना मिलने की वजह से डेथ हो जाती है. So the infant mortality rate was quite alarming at that time, which was about 218 per 1,000. And if we talk about present situation, presently the infant mortality rate is around 40 per 1,000. The life expectancy was also very low, which was about 44 years, and at present we have 68 years of life expectancy in the Indian economy. And if we talk about poverty or other factors, so data specify ना होने की वजह से हम clearly नहीं कह सकते that what was the extent of poverty at that time, but there is no doubt that extensive poverty prevailed in India during the colonial period, which contributed to the worsening profile of India's population of the time. So the next is occupational structure of Indian economy on the eve of independence. By occupational structure, we mean the distribution of working persons across different sectors of an economy. मतलब जितना भी वर्कफोर्स है, जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है, उनका डिफरेंट सेक्टर्स में कितना शेयर है. हमारे पास 3 सेक्टर्स अवेलेबल हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज़ प्राइमरी सेक्टर, देन वी हैव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स विच प्राइमरली इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज, एंड देन वी हैव सर्विस सेक्टर, or we can also say the tertiary sector. So the largest share of workforce was accounted in agriculture sector, which was around 72 or 73%. We can say somewhere between 70 to 75% workforce was dependent on agriculture sector, or they were engaged in the agriculture sector. Manufacturing sector includes 10%, and service sector is accounted only for 15 to 20%. So a large imbalance was seen between the share of working population
अब इसके साथ साथ एक रीजनल वेरिएशन भी था, या रीजनल वी कैन से डिफरेंसेस वर आल्सो देयर. ओनली द प्रेसिडेंसीज दे वर डेवलप्ड. जितना भी हम देख रहे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर का जितना भी शेयर है, वो सब कहाँ से आता था? प्रेसिडेंसीज से. लाइक एरियाज लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, जो मद्रास प्रेसिडेंसीज थे, वो तो अच्छे थोड़े डेवलप थे एज कम्पेयर टू अदर सेक्शंस ऑफ अदर स्टेट्स, ऑफ कोर्स सॉरी, अदर स्टेट्स और अदर एरियाज ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो बहुत लार्ज हिस्सा, या हम कहें कि इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट, they were of population, of working population, they were engaged in the agriculture sector only. So economy में काफ़ी imbalance था as we talk about the share of workforce. Mainly agricultural sector accounted for the largest share. So we can clearly say that Indian economy was backward at that period of time. क्योंकि हमने ये पहले भी डिस्कस किया है that किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए उसकी बैकबोन, उसकी इंडस्ट्रीज, उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही सबसे वीक था. Therefore, Indian economy was backward at that period of. Now, infrastructure. Infrastructure means some physical structures or facilities which help in the operations of the economy. किसी भी इकोनॉमी को काम करने के लिए या बेहतर तरीके से ऑपरेट करने के लिए they need some facilities, some helps. So these are the infrastructure like road हैं, या railways हैं, या buildings हैं, hospitals हैं. These all are infrastructure for a economy, क्योंकि यही एक helping hand होते हैं towards the development of an economy. So under the British rule, the basic infrastructure such as railways, roadways, water transport, ports, telegraphs, they did develop. But how the real motive behind this development was not to provide basic amenities to the people, but to subserve the various colonial interests. उनके अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए they required to develop these infrastructures, जो एक ह्यूज अमाउंट में इम्पोर्ट होता था फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया. उस इम्पोर्ट को पूरे इंडिया में to all the regions of India, वहाँ तक पहुँचाना, it was not possible without the development of railways and roadways or water transport. And of course, the valuable export जो करते थे यहाँ से raw materials from India to Britain, वो भी possible नहीं हो पाता अगर एक better conditions में railways या फिर roadways या बाकी infrastructure available ना होता. Therefore, अपने ही interests को serve करने के लिए उन्होंने ऐसे कुछ developments जो infrastructure जो है वो develop किया. So the introduction of railways in 1850 or development of roadways or water transport or telegraphs, they include as the important contributions of Britishers, but they were only to serve their own benefits at that time. Now if we look at the impact of British rule in India, so we have some positive impacts as well as negative impacts. As positive impacts, we can see first the introduction of railways. Railways facilitated expansion of the domestic market, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स जो है उनको एक सिग्निफिकेंट राइज उनमें देखने को मिला, बिकॉज हमारा मार्केट जो है थ्रू आउट इंडिया वो एक्सपैंड हुआ, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ी, डिफरेंट रीजन्स को, एरियाज को हम अच्छे से कनेक्ट कर पाए. इंट्रोडक्शन ऑफ commercial system of agriculture, a commercial outlook of agriculture had developed. Forced commercialization of agriculture under the British rule exposed the subsistence farmers to uncertainties or risks of the market. जो farmers पहले market से deprived थे, अब उनको एक exposure मिला to the market और वो फार्मिंग को एक नए नज़रिए से देख पाए.
कि वो सिर्फ अपनी फूड नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही फार्मिंग ना करें, अपनी फार्मिंग के ज़रिए वो मार्केट में भी अपनी प्रोड्यूस को उतार सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं, इवन एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो एक नया नज़रिया फार्मर्स को, जो इंडियन फार्मर्स थे, उनको मिला। Job opportunity, as we clearly see that the spread of railways and roadways opened up new opportunities for economic and social growth. क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रेलवेज या रोडवेज या इस तरह से, तो उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, लेबर की नीड होगी, उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑफ कोर्स लोगों को न्यू एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देखने को मिलेंगे। And development of infrastructure, yes, this point we have already discussed that infrastructure तो develop हुआ ही था under British rule as अपने ही need के लिए या अपने ही self motive के लिए बेशक, but उन्होंने infrastructure like roadways, railways, ports, waterways या telegraph system उसको expand किया या फिर उनको introduce किया इंडिया में। An efficient system of administration. Yes, indeed, the British government had given an efficient system of administration to India, और even after independence हमने इस legacy को continue किया। Now, if we look at the negative impacts of British rule in India, the first is no decision making. Of course, Indians का government में डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं था, ना ही उनको वैसे कोई इम्पोर्टेंट पोस्ट दी जाती थी जिसमें उनके थ्रू इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाएं। ओनली ब्रिटिशर्स ही कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी इंडिया में अपनाए जाते थे, ओनली ब्रिटिशर्स वही डिसाइड करते थे, और किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग इंडियंस के पे या फिर किसी भी तरह के डिसीजंस मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन नहीं था। सेकेंड इज हाई टैक्सेशन। ऑफ कोर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट दैट हाई टैक्स जो है वो वसूला जाता था इंडियन से, इंडियन फार्मर्स से, जो ज़मींदार वसूलते थे, और अल्टीमेटली वो टैक्स किसको दिया जाता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। No economic growth. Of course, on the eve of independence, our economic growth was less than 2%, which was very low. And expected also. क्योंकि जिस कंट्री में किसी भी तरह का डिसीजन उसके फेवर में है ही नहीं, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया जा रहा है जो उस कंट्री को, उस नेशन को फ़ायदा देगा, उसकी इकोनॉमी को उसके लिए पॉजिटिव होगा, तो ऑफ कोर्स उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम ही होगी। दैट वाज also with the case of Indian economy at that time. So that was on the eve of independence, we can say the growth or economic growth of Indian economy was less than 2%, which was very, very low. So with this, we have ended up the first chapter of Indian economic development, that is India on the eve of independence. I hope it helped you, and do share your experience, and all the best for your studies. Thank you all.